हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम कंप्यूटर का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है कंप्यूटर की कार्य पद्धति। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति होती है वो कैसे होती है। इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखें और आखिरी तक बने रहे। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सॉलिड जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम की। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है मुख्य रूप से दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका हार्डवेयर और दूसरा होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। सबसे पहले मैं बात करूंगा हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर जो होता है दोस्तों, कंप्यूटर, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर की कार्य पद्धति में हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर जो होता है दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हार्ड प्लस वेयर। हार्ड का मतलब होता है दोस्तों कठोर और वेयर का मतलब होता है दोस्तों भाग। तो कंप्यूटर के वे सभी पेरिफेरल पार्ट, कंप्यूटर के वे सभी सहायक उपकरण जो कंप्यूटर में इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग और स्टोरेज और कंट्रोलिंग, इन कार्यों को करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर में हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है दोस्तों आपका कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, इसके अलावा प्रोजेक्टर, ये सारी डिवाइसेस जो होती है दोस्तों हार्डवेयर होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की एक सिंपल डेफिनेशन होती है दोस्तों कि प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम्स के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो होते हैं प्रोग्राम्स के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और किसी भी सॉफ्टवेयर में क्या होता है दोस्तों, किसी भी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह होता है और सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने से पहले इस बात का निर्धारण किया जाता है कि सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है। मतलब किसी निश्चित उद्देश्य के लिए लिखे गए प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पे। तो दोस्तों हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हैं। तो हार्डवेयर अगर यदि किसी कंप्यूटर का इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है। ईंधन मतलब पेट्रोल। अगर आपके पास गाड़ी है और पेट्रोल नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपके पास पूरा कंप्यूटर है और उसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं डला है, ईंधन ही नहीं डला है गाड़ी में, तो आप कैसे चलाएंगे कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर सिस्टम के दो पार्ट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जो होती है मोटे तौर पर 5 भागों में डिवाइड होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे निवेश की। तो निवेश क्या होता है, देखो दोस्तों, निवेश, कंप्यूटर को पढ़ना है तो आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, पर मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया है। कंप्यूटर में जब भी कोई आप कंप्यूटर जब कार्य करता है तो सबसे पहले क्या होता है, निवेश होता है, मतलब कि इनपुट का काम होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, कीबोर्ड की सहायता से, कीबोर्ड व माउस की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कंप्यूटर में वर्किंग प्रोसेस में सबसे पहले कीबोर्ड और माउस की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को इनपुटिंग कहते हैं। कीबोर्ड एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों भंडारण। तो जो कीबोर्ड या माउस के द्वारा जो हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, वो निर्देश दोस्तों कंप्यूटर के सीपीयू में जाते हैं, और सीपीयू में जो उसकी प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम और रोम, वहां पर जाके कंप्यूटर के डेटा को रैम में अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर के सीपीयू में बहुत सारे रजिस्टर और बफर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, डेटा स्टोरेज का कार्य करते हैं। तो कंप्यूटर में जब डेटा को इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस के सहायता से जब इनपुट किया जाता है तो डेटा चला जाता है सीपीयू में। कहा जाता है दोस्तों, डेटा सीपीयू में जाता है। इसको हम थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इनपुट। इनपुट करने के लिए हम यूज करेंगे कीबोर्ड और माउस का। इसके बाद में हम बात करेंगे, ये डेटा जाएगा आपका सीपीयू में, और सीपीयू के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। इसके 3 मुख्य पार्ट होते हैं, आपका एएलयू होता है, सीयू होता है, एमयू होता है, और इसी में आपका स्टोरेज यूनिट भी होता है। इसी से जुड़ा हुआ होता है आपका स्टोरेज यूनिट।
और ये आपका पूरा सीपीयू हो गया, और इसके बाद में आपका जो परिणाम होता है वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा दिखाई देता है। तो यहां पर जो आता है वो होता है आपका रिजल्ट और इंफॉर्मेशन। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो निर्देश दिए जाते हैं वो होते हैं डेटा। तो दोस्तों कंप्यूटर की कार्यप्रणाली हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इनपुट किया जाता है डेटा को, जो कीबोर्ड और माउस के सहायता से किया जाता है। इसके बाद में जो डेटा सीपीयू में आता है दोस्तों, तो सीपीयू में कई प्रकार के रजिस्टर लगे होते हैं, कई प्रकार के बफर होते हैं और रैम चिप लगी होती है, जहां पर डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। और उसके बाद में डेटा पर क्या किया जाता है दोस्तों, प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग की जाती है मतलब डेटा को संसाधित किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों जब डेटा यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो डेटा को मनुष्य के समझने योग्य फॉर्म में बदल दिया जाता है। और कंट्रोल, ये जो कंट्रोल का जो कार्य होता है दोस्तों कंप्यूटर के सीपीयू में कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर के सीपीयू का नर्वस सिस्टम कहा जाता है, मतलब कि नाड़ी तंत्र। जिस तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारे जो माइंड में, हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमारे शरीर में सारी संवेदी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। यदि हमारे पैर में कोई चींटी चाप देती है या काट देती है तो हमारे न्यूरॉन्स हमारे माइंड को ये निर्देश देते हैं कि पैर में कुछ चुभ रहा है, और फिर हमारा ब्रेन हमें आदेश देता है कि उस चींटी से अपना पैर अलग करें। इस तरह से दोस्तों कंप्यूटर में यदि कोई भी डिवाइसेस अच्छे से कार्य नहीं करती है तो कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है, मतलब ये कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कंप्यूटर के सीपीयू का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर के सीपीयू का नाड़ी तंत्र कंट्रोल सिस्टम को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम सीपीयू के रजिस्टरों की। तो कंप्यूटर के में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम्स में कि कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी जो होती है दोस्तों वो होती है रजिस्टर, जो कि आकार में सबसे छोटी होती है और बहुत ही कम मात्रा में डेटा को स्टोर करती है। इसके बाद में स्पीड की अगर हम बात करें तो सबसे तेज होती है दोस्तों रजिस्टर। उसके बाद में नंबर लगता है दोस्तों कैश मेमोरी का। उसके बाद में नंबर लगता है दोस्तों रैम का। उसके बाद में नंबर लगता है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का। और इन सभी से ज्यादा गति होती है दोस्तों आपके सीपीयू की। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आपके कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी, रैम और सेकेंडरी मेमोरी होती है, इन सभी की गति जो होती है सीपीयू की गति से कम होती है। और सीपीयू की गति सर्वाधिक इसीलिए होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए होते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बात कर रहे थे हम मशीन साइकिल की। तो मशीन साइकिल क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मशीन साइकिल जो होता है वो कंप्यूटर में हर समय चलता रहता है। और मशीन साइकिल का मतलब होता है दोस्तों कि कंप्यूटर में किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए, कंप्यूटर में किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए उस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू में प्रोसेस करना पड़ता है, उसे ही मशीन साइकिल कहा जाता है। तो बात कर रहे हैं हम फैच की। ये 4 प्रोसेस होती है दोस्तों, इसमें 4 स्टेप्स होती है। ये होती है दोस्तों स्टेप्स। मशीन साइकिल की 4 स्टेप्स होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों फैच की। तो फैच क्या होता है? फैच का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम सीपीयू में देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हम सीपीयू में देते हैं या जो भी डेटा हम सीपीयू में देते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन या डेटा को मेमोरी में लेना, रैम में लेना फेचिंग कहलाता है। तो फेचिंग का मतलब होता है दोस्तों इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में लेना। उसके बाद में सेकंड स्टेप होती है दोस्तों डिकोड। डिकोड में क्या होता है दोस्तों कि इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी डेटा कंप्यूटर के सीपीयू में जाता है उसे इनपुट डिवाइस में लगा हुआ इंटरफेस प्रोग्राम डिकोड करता है। डिकोड करता है मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन साइकिल का नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, थर्ड स्टेप है आपका एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन का मीनिंग होता है दोस्तों कंप्यूटर में जब हमारे द्वारा इनपुट किए गए इंस्ट्रक्शन को क्रियान्वित किया जाता है तो उसे एग्जीक्यूशन कहा जाता है। इसके बाद में लास्ट में दोस्तों स्टोर। तो जो हमारे द्वारा जो भी प्रोसेसिंग की जाती है, जो भी एग्जीक्यूशन किया जाता है और जो इंटरमीडिएट
और जो फाइनल रिजल्ट आता है वो कंप्यूटर की रजिस्टर में स्टोर रहता है, और जो फाइनल परिणाम होता है उसे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हुआ। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कंप्यूटर के हार्डवेयर के मुख्य भाग। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के भाग। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड होता है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट जो होती है दोस्तों कंप्यूटर की वह यूनिट होती है जिसकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, ये सारी जो होती है दोस्तों इनपुट डिवाइस होती है, और इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। और प्रत्येक इनपुट यूनिट में एक इंटरफेस प्रोग्राम लगा होता है जो क्या करता है कि जब भी हम कीबोर्ड से कोई कुंजी को दबाते हैं तो कीबोर्ड में एक इंटरप्रेटर लगा होता है दोस्तों, जो क्या करता है हमारे द्वारा इनपुट किए गए कैरेक्टर या डेटा को या नंबर को उसे बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है और उसे फिर सीपीयू में भेज दिया जाता है और सीपीयू में उसे स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सेकेंड टॉपिक है आपका स्टोरेज यूनिट। तो जब हम कंप्यूटर के सीपीयू में इनपुट डिवाइस के द्वारा डेटा इनपुट करते हैं तो वह पहले कहां जाता है दोस्तों, सीपीयू में जाता है। तो सीपीयू की रैम में जाता है। कहां पर जाता है? रैम में जाता है, और रैम में उसे अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है। तो वोलाटाइल का मीनिंग होता है दोस्तों अस्थाई। तो बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थाई और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थाई। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो होती है वो होती है रोम या सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब कि स्थाई होती है, और वोलाटाइल मतलब अस्थाई। तो रैम जो होती है आपकी अस्थाई मेमोरी होती है, और जब हम इनपुट डिवाइस की सहायता से डेटा को रैम में डालते हैं तो वो डेटा कुछ समय के लिए रहता है, और जब वो प्रोसेस हो जाता है सीपीयू के द्वारा और जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उस इंफॉर्मेशन को रैम से हटा दिया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, और इसमें भविष्य में फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम परिणामों को स्थायी रूप से स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सिस्टम यूनिट की। सिस्टम यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर का एक भाग होता है हार्डवेयर का, मतलब एक डिब्बा होता है टीन का बना हुआ, जिसके अंदर में कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है और प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड में आपको बता दूं दोस्तों ये सीपीयू का हृदय होता है। द हार्ट ऑफ सीपीयू इज नोन एज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को पीसीबी भी कहा जाता है दोस्तों। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है दोस्तों, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आप सोच रहे होंगे कि मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप मदरबोर्ड को निकाल कर देखेंगे तो पीसीबी जो होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है, मदरबोर्ड को जब आप निकाल कर देखोगे तो वह रंगीन होता है और उसमें कलरफुल तार बने हुए होते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर होता है या जो मदरबोर्ड होता है उस पर बहुत सारे तारों का समूह होता है, जो कि वहां पे इंटरनल सर्किट बना होता है जो कि कलरफुल होता है, इसीलिए इसे प्रिंटेड कहा जाता है, मुद्रित सर्किट बोर्ड कहा जाता है। और मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मेन बोर्ड भी कहा जाता है। यह भी कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर में मेन बोर्ड किसे कहा जाता है। तो मेन बोर्ड मदरबोर्ड को कहा जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट कंप्यूटर के भाग पे जाते हैं दोस्तों। सिस्टम यूनिट का सेकंड भाग होता है प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैं आपको बता दूं प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब यहां पर है सीपीयू के अंदर रखा हुआ प्रोसेसर, जैसे कि पेंटियम, डुअल कोर, इस टाइप के जो प्रोसेसर होते हैं दोस्तों। तो प्रोसेसिंग यूनिट का क्या कार्य होता है? प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है दोस्तों कंप्यूटर का वह भाग होती है जो इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करने का कार्य करती है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कंप्यूटर की मेन मेमोरी को ही कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इसे इंटरनल मेमोरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह मदरबोर्ड पर लगी हुई होती है। तो मेन मेमोरी में दोस्तों सिर्फ 2 मेमोरी आती है जिसको कि हम रैम और रोम के नाम से जानते हैं। तो रैम और रोम, तो रैम और रोम, तो दोस्तों रैम जो होती है ये 2 टाइप की होती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि एक होती है दोस्तों डायनामिक रैम और एक होती है दोस्तों स्टैटिक रैम। तो डायनामिक रैम को डी रैम कहा जाता है और स्टैटिक रैम को एस रैम कहा जाता है। डायनामिक
रैम और ये स्टैटिक रैम। तो इसी स्टैटिक रैम को दोस्तों कैश मेमोरी कहा जाता है। कैश मेमोरी की विशेषता ये होती है दोस्तों कि ये कैश मेमोरी जो होती है इसकी जो गति होती है वो मेन मेमोरी से भी ज्यादा होती है, मतलब कि रैम से भी ज्यादा होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कैश मेमोरी जो होती है उसमें ऐसे डेटा को रखा जाता है जिसका उपयोग सीपीयू को बार बार करना है, और रैम से डेटा को लेने में सीपीयू को अधिक समय लगता है, लेकिन कैश मेमोरी में यूजफुल डेटा को रख दिया जाता है ताकि उसे जल्दी जल्दी एक्सेस किया जा सके। तो कैश मेमोरी का प्रयोग करने से हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ जाती है। कैश मेमोरी रैम से महंगी आती है और इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, लेकिन जो आपकी डायनामिक रैम होती है इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डायनामिक रैम में कैपेसिटर लगे होते हैं दोस्तों। कैपेसिटर मीन संधारित्र, और आपने पढ़ा होगा दोस्तों 12th फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि जो कैपेसिटर होते हैं वो चार्ज होते हैं और वो फिर डिस्चार्ज भी होते हैं। लेकिन अगर आप इस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश नहीं करते हैं तो संधारित्र जो होते हैं, कैपेसिटर जो होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिससे आपको कंप्यूटर में मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं तो उससे डेटा फिर से लोड होता है, जिसके कारण क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है, और टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण मेमोरी में डेटा को फिर से लोड होना पड़ता है और उससे ये मेमोरी की गति धीमी हो जाती है। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि डायनामिक रैम अधिक तेज होती है या स्टैटिक रैम अधिक तेज होती है। तो तेज होती है दोस्तों स्टैटिक रैम, क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। तो फ्लिप फ्लॉप में डेटा के कंटेंट जो होते हैं वो बार बार डिलीट नहीं होते हैं, क्योंकि वो डिस्चार्ज नहीं होते हैं, परंतु डायनामिक रैम डिस्चार्ज, उसमें लगे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाते हैं, इसीलिए इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो डायनामिक रैम जो होती है दोस्तों वो उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी स्टैटिक रैम होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों रोम की। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि रैम जो होती है, जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है और उसके बाद रोम का कार्य चालू होता है। तो रोम का कार्य क्या होता है दोस्तों, बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है, और उसके बाद में फिर रोम मेमोरी में जो होता है दोस्तों कंप्यूटर का फर्मवेयर होता है। जो कंप्यूटर में जो फर्मवेयर होता है उसका नाम होता है बायोस। तो कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है दोस्तों कि बायोस क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बायोस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये एक प्रकार का फर्मवेयर होता है जो कंप्यूटर को चालू करने के बाद, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जांच करता है कि सभी पार्ट जो है वो प्रॉपरली कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कंप्यूटर के सभी पार्ट अच्छे से कार्य नहीं कर रहे होते हैं या कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होती है तो बायोस सॉफ्टवेयर उसका एरर मैसेज जनरेट करता है। तो इस तरह से दोस्तों बात कर रहे थे हम रोम की। रोम जो होती है दोस्तों यह भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि मैं यहां पर आपको नाम लिखकर बता रहा हूं। पीरोम होती है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आता है। पीरोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद में ईपीरोम होती है दोस्तों, जिसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद में दोस्तों एक और होती है रोम का प्रकार ईईपीरोम। इसका मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है इसमें अल्ट्रावायलेट रे का यूज किया जाता है डेटा को रीड और राइट करने के लिए, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होती है इसमें विद्युत सिग्नलों की सहायता से रोम के डेटा को मिटाया जाता है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, रोम में एक ही बार सॉफ्टवेयर डाला जाता है, बार बार उसे मिटाया नहीं जाता है, लेकिन रैम का डेटा चेंज होते रहता है, इसीलिए इसे वोलाटाइल और इसे नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। मतलब ये स्थायी, अस्थायी और ये स्थायी। तो दोस्तों रैम जो होती है वो अस्थायी होती है, मतलब कि वोलाटाइल होती है, और रोम जो होती है दोस्तों वो नॉन वोलाटाइल होती है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों ये आपका चौथा हो गया, तीसरा हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों आउटपुट यूनिट की। जब कंप्यूटर के द्वारा आपका सारा कार्य हो जाता है तो जो परिणाम होता है वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा दिखाया जाता है, एज ए मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर या फिर साउंड सिस्टम के द्वारा। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद में हम आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे सीमॉस बैटरी के बारे में। हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं। हम आ गए थे सीमॉस बैटरी के ऊपर। तो सीमॉस चिप क्या होती है, तो जो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीमॉस बैटरी जो होती है वो कंप्यूटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटरी होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम कंप्यूटर को अगर 1 महीना बंद रख देते हैं या 15 दिन बंद रख देते हैं, 7 दिन बंद रख देते हैं, और जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उसमें डेट और टाइम जो है वो हमेशा सेव रहता है। आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर को तो पावर सप्लाई मिल नहीं रही है, फिर वो टाइम और डेट कैसे सेव है।
तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक CMOS बैटरी या CMOS चिप पाई जाती है, जो कि कंपटीशन एग्जाम्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। ये एक पतली सी चिप होती है दोस्तों, एक सेल की तरह होती है और घड़ी के छोटे वाले पतले सेल की तरह होती है। और इस सेमीकंडक्टर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप की वजह से उसमें थोड़ी थोड़ी पावर सप्लाई चालू रहती है और वहां पे थोड़ी सी मेमोरी होती है जिसमें डेट और टाइम को कंप्यूटर की मेमोरी में रखा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सिस्टम यूनिट की। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सिस्टम यूनिट मतलब कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है उसके मेन पार्ट क्या क्या होते हैं, जैसे मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड जो होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मदरबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर के सीपीयू का हार्ट होता है, कंप्यूटर के सीपीयू की आत्मा होती है, मेन पार्ट ऑफ सीपीयू। द मेन पार्ट ऑफ सीपीयू इज नोन एज मदरबोर्ड और पीसीबी, इसे मेन बोर्ड भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर बस की। तो आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर के अंदर बस कहां से आ गई, पैसेंजर कहां से आ गए, यात्री कहां से आ गए। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर जब हम इनपुट डिवाइस की सहायता से डेटा इनपुट करते हैं तो वो जो डेटा होता है वो सीरियल पोर्ट के माध्यम से सीपीयू में डेटा जाता है और डेटा जाने के बाद में मदरबोर्ड में बहुत सारे तारों का एक समूह होता है। तो सीपीयू में मदरबोर्ड के एक हिस्से से यानी रैम से डेटा रोम में जाएगा या सीपीयू में जाएगा और जब प्रोसेस होगा या रजिस्टर में जाएगा तो उसके लिए तारों का समूह लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं हम बस। कंप्यूटर के सीपीयू के मदरबोर्ड में डेटा को ले जाने वाले तारों के समूह को बस कहते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो कंप्यूटर बस होती है, मतलब जो तार होते हैं, जो सर्किट होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल बस जिसे सिस्टम बस कहा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंटरनल बस कहां पाई जाती है, तो इंटरनल बस मदरबोर्ड में पाई जाती है। लेकिन दूसरे टाइप की बस होती है एक्सटर्नल बस या एक्सपांशन बस। तो दोस्तों ये एक्सटर्नल बस या एक्सपांशन बस जो होती है ये मदरबोर्ड के पोर्ट से लगाई जाती है। जैसे हम बात करेंगे, अगर आपके पास लैपटॉप है और आपके पास में एक हार्ड डिस्क है तो आप हार्ड डिस्क को अपनी एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं और हार्ड डिस्क को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड में एक पोर्ट होता है जिसका नाम होता है SCSI पोर्ट, जिसका की कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीसीटी में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि SCSI पोर्ट क्या होता है। SCSI पोर्ट जो होता है इसका पूरा नाम स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है, जिससे कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क को जोड़ा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये एक्सटर्नल पोर्ट है SCSI पोर्ट। और इंटरनल बस जो होती है वो कंप्यूटर में दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड में डेटा को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से एक सर्किट से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जाने में मदद करती है। तो इंटरनल बस जो होती है दोस्तों ये तीन प्रकार की होती है जो आपको मैं बता रहा हूं। पहली होती है आपकी डेटा बस, दूसरी होती है आपकी एड्रेस बस और तीसरी होती है आपकी कंट्रोल बस। तो ये तीनों जो होती है दोस्तों ये सिस्टम बस कहलाती है। तो डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। तो डेटा बस जो होती है वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में डेटा को ले जाने का काम करती है। एड्रेस बस जो होती है वो डेटा के एड्रेस को ले जाने का कार्य करती है और जो कंट्रोल बस होती है वो कंट्रोल सिग्नल को ले जाने का कार्य करती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर। तो किसी भी कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता होती है दोस्तों वो दो यूनिट में मापी जाती है। एक होती है आपकी MIPS और दूसरी होती है BIPS। तो इन दोनों को बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि MIPS क्या होता है। MIPS जो होता है वो CPU की गति मापने की इकाई होती है, वैसे ही BIPS भी CPU की गति को मापने की या प्रोसेसर की गति को मापने की इकाई होती है। तो MIPS का पूरा नाम होता है दोस्तों मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में लाखों इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो CPU के द्वारा प्रोसेस कर लिए जाते हैं, इसीलिए इसकी गति को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड या MIPS में मापा जाता है। इसके बाद में अगर कंप्यूटर उससे भी ज्यादा तेज गति का है तो उसकी स्पीड को बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड या BIPS में मापा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोसेसर की क्षमता की,
तो वो होती है दोस्तों हर्ट्ज में मापी जाती है, जैसे मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर लगाया जाता है और जिसे प्रोसेसर कहा जाता है, जो कि अगर लगातार अगर आपका कंप्यूटर चालू रहता है तो आपका मदरबोर्ड का माइक्रो प्रोसेसर गर्म हो जाता है, जिसे ठंडा रखने के लिए कंप्यूटर में एक फैन लगा होता है। दोस्तों आप लोग सीपीयू में देखना दोस्तों, एक जगह पर थोड़ा खुला स्थान होता है हवा को अंदर लेने के लिए और वहां पर एक पंखा लगा होता है जो क्या करता है मदरबोर्ड के अंदर लगे हुए प्रोसेसर को ठंडा करने का काम करता है, जिससे क्या होता है दोस्तों आपका जो मदरबोर्ड होता है वो उसमें लगा प्रोसेसर गर्म नहीं होता और आपका कंप्यूटर स्मूथली वर्क करता रहता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, जैसे इंटेल पेंटियम, इंटेल सेलेरॉन, इंटेल जियोन, इस टाइप से जो होते हैं दोस्तों ये सभी माइक्रो प्रोसेसर के नाम है। वर्तमान समय में i5 i7 ऐसे माइक्रो प्रोसेसर आ चुके हैं, जो कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि किसी भी कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर जितना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा, जितनी नई जनरेशन का होगा, उतना अच्छा आपका कंप्यूटर चलेगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाला सिस्टम या लैपटॉप खरीदना है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो होती है दोस्तों ये सीपीयू के अंदर पाई जाती है, जिसे कंप्यूटर का सीपीयू का नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एएलयू की। एएलयू जो होता है यह कंप्यूटर के सीपीयू का मेन पार्ट होता है और इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों कंप्यूटर में जितनी भी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन की जाती है, जितनी भी अंकगणितीय क्रियाएं जैसे एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन, ये सारे जो कार्य होते हैं कंप्यूटर के सीपीयू के एएलयू में किए जाते हैं। और एएलयू में अर्थमेटिकल और लॉजिकल कार्यों को करने के लिए जब कीबोर्ड के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है तो ये डेटा सीधा सीपीयू में जाता है और एएलयू के रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। तो एएलयू के रजिस्टर से वो डेटा फिर रैम में जाता है, प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद जो इंटरमीडिएट परिणाम आते हैं, मतलब कि जो बीच के परिणाम होते हैं दोस्तों वह भी रजिस्टर में स्टोर रहते हैं और जो फाइनल रिजल्ट आता है वो भी रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एएलयू के अंदर रजिस्टर का उपयोग क्यों किया गया है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर और सीपीयू के कार्य करने की गति होती है बहुत तेज, इसीलिए हमको मेमोरी भी चाहिए बहुत तेज, इसीलिए हमको लगती है मेमोरी रजिस्टर, इसीलिए एएलयू में बहुत ज्यादा रजिस्टर लगे होते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे बफर की। तो बफर भी एक प्रकार की मेमोरी होती है जो टेम्पररी स्टोरेज होता है, उसके लिए बफर का यूज किया जाता है। बफर जो होते हैं ये रैम में यूज किए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों बायोस की। तो बायोस जो है ये भी सिस्टम यूनिट का एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का फर्मवेयर होता है जिसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रखी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रखी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल रैम में लोड होती है। इस प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। और बूटिंग प्रोसेस जो होती है दोस्तों ये दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी वार्म बूटिंग और एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग। तो यदि हम कंप्यूटर को कई दिनों बाद चालू करते हैं या एक दिन बाद या एक घंटे बाद, तो वो जो जब कंप्यूटर एकदम चालू होता है अचानक से, तो उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है दोस्तों। इसे हम याद ऐसे रख सकते हैं कि कंप्यूटर का सर्किट ऑलरेडी ठंडा रहता है, जैसे ही चालू करते हैं तो वो गर्म होने लगता है, तो इसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। लंबे समय बाद कंप्यूटर को चालू करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। लेकिन अगर हमारा कंप्यूटर चालू ही है और हम अचानक से उसको रिस्टार्ट करेंगे, तो कंप्यूटर का इंटरनल सर्किट तो पहले से गर्म है, फिर उसको अचानक से रिस्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, इंटरनल सर्किट तो पहले से गर्म होता है, तो इसीलिए इसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। इसे याद रखने की ट्रिक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे बायोस की। तो बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और ये एक प्रकार का फर्मवेयर होता है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी रैम में लोड हो जाने के बाद एक्टिवेट होता है और यह इस बात की जांच करता है कि कंप्यूटर के सभी पार्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होते हैं तो यह एरर मैसेज आपको दिखाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे बायोस की। तो बायोस के द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जांच करने की इस प्रक्रिया को पोस्ट प्रोसेस कहा जाता है, जिसका कि कंपटीशन एग्जाम में फुल फॉर्म आता है दोस्तों। तो पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये कंपटीशन एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसमें कंप्यूटर स्वयं के उपकरणों की जांच करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों आउटपुट डिवाइस की।
तो आउटपुट डिवाइस जो होती है दोस्तों कंप्यूटर में बहुत सारी होती है। जब हम कंप्यूटर के सीपीयू के द्वारा प्रोसेस कर लेते हैं तो हमें अपने परिणाम को देखने के लिए, सुनने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए या फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे मेमोरी में सेव करने के लिए आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो सॉरी दोस्तों, आउटपुट डिवाइस के साथ साथ सिर्फ परिणाम को देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस जो होती है स्पीकर होती है, आपका मॉनिटर होता है, आपका प्रिंटर होता है, ऐसे बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस होती है। इसके बाद में दोस्तों सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम क्लॉक की। तो सिस्टम क्लॉक क्या होता है दोस्तों? सिस्टम क्लॉक जो होता है, अगर कोई सीपीयू जितना ज्यादा सिस्टम क्लॉक जनरेट करता है, तो जितना ज्यादा सिस्टम क्लॉक जो है दोस्तों क्लॉक पल्स जनरेट करता है, उतना ही अच्छा आपका जो सीपीयू होता है वो उतनी ही तेजी से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाता है। मतलब एक इकाई समय में जितने ज्यादा क्लॉक पल्स जनरेट करेगा कंप्यूटर, उतनी ज्यादा सीपीयू की क्षमता होगी। इसके बाद में हम बात करेंगे रजिस्टर मेमोरी की। तो कंप्यूटर के एएलयू में जितने ज्यादा रजिस्टर होंगे उतना ज्यादा तेजी से वो कार्य करेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे वर्ड लेंथ की। कंप्यूटर के सीपीयू की या माइक्रो प्रोसेसर की जितनी ज्यादा वर्ड लेंथ होगी, सीपीयू उतने ज्यादा तेजी से कार्य कर पाएगा। अगर 32 बिट का आपने माइक्रो प्रोसेसर लिया है तो वो अधिक तेजी से कार्य करेगा। अगर आपने 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर लिया है तो वो और भी तेजी से कार्य करेगा, दुगनी तेजी से कार्य करेगा। तो जब आप किसी लैपटॉप को खरीदते हैं तो आप उसका प्रोसेसर देखते हैं कि वो कितने बिट का है, तो ये वर्ड लेंथ। अगर कोई कंप्यूटर की क्षमता दोस्तों अगर 32 बिट है, इसका मतलब यह है कि वो एक बार में 32 बिट के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। और अगर किसी कंप्यूटर की क्षमता 64 बिट है, इसका मतलब यह है कि वो 64 बिट वाले इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि 64 बिट वाला माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर दुगनी गति से कार्य करेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे कैश मेमोरी की। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कैश मेमोरी जो होती है इसका प्रयोग जो है, इसका जो प्रयोग है 3rd जनरेशन से किया गया। कैश मेमोरी का दूसरा नाम है स्टैटिक रैम। इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये काफी तेज होती है। कैश मेमोरी जो होती है दोस्तों, इसे सीपीयू और रैम के बीच में लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है दोस्तों? सीपीयू और रैम के बीच में लगाया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से देखोगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है दोस्तों। आपको इसमें बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम के लिए काम की चीजें मिलने वाली है। बिल्कुल भी बीच में पॉज नहीं करना है आपको। जैसे हम बात कर रहे थे कैश मेमोरी की, तो कैश मेमोरी जो होती है दोस्तों, ये एक प्रकार की सहायक मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के रैम और सीपीयू के बीच लगी होती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आपका जो सीपीयू होता है, मतलब प्रोसेसर जो होता है, वो काफी तेज गति से कार्य करता है। सीपीयू जो होता है वो काफी तेज गति से कार्य करता है, लेकिन आपकी जो रैम होती है, इसकी जो गति होती है सीपीयू की तुलना में बहुत कम होती है। मतलब कि अगर आपका सीपीयू 1 सेकेंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, तो आपकी जो रैम है वो 1 सेकेंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन को अवेलेबल नहीं करा सकती दोस्तों, क्योंकि रैम की गति सीपीयू की तुलना में बहुत कम होती है। लेकिन आपकी कैश मेमोरी जो होती है वो रैम की तुलना में तेजी से डेटा को सीपीयू को ट्रांसफर करती है। इसको उदाहरण के तौर पे हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि सीपीयू की क्षमता बहुत होती है, लेकिन उसे उतना वर्क नहीं दिया जाता रैम के द्वारा, तो वो क्या होता है, कई टाइम पे फ्री रहता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर की कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी जो होती है वो काफी तेज होती है और काफी महंगी होती है, और यह कंप्यूटर में रैम से भी तेज होती है, लेकिन सीपीयू से तेज नहीं होती दोस्तों। सीपीयू सबसे तेज होता है, और सीपीयू के तेज होने का कारण मैंने आपको बता दिया है कि सीपीयू के एलयू में रजिस्टर लगे होते हैं, और जो कि सबसे तेज मेमोरी होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सिस्टम बस की। तो सिस्टम बस जो होती है वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड से विभिन्न डिवाइसेस को जोड़ने के लिए, विभिन्न पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़ने के लिए जितनी भी पोर्ट होते हैं वो सिस्टम बस कहलाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पैरेलल ऑपरेशन की। तो पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पैरेलल ऑपरेशन का मतलब होता है दोस्तों, अब पैरेलल ऑपरेशन पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम देख रहे थे पैरेलल ऑपरेशन के बारे में। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर में डुअल कोर और मल्टी कोर प्रोसेसर का यूज किया जाता है। तो डुअल कोर और मल्टी कोर प्रोसेसर जो होते हैं दोस्तों, वो मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करके सीपीयू की गति को बढ़ा देते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर की कार्य क्षमता की माप। तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता इस बात पर डिपेंड करती है दोस्तों
कि कंप्यूटर की थ्रूपुट कितना है, रेस्पॉन्स टाइम कितना है, टर्न अराउंड टाइम कितना है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा थ्रूपुट के बारे में। थ्रूपुट का मतलब होता है दोस्तों कि कंप्यूटर जो होता है उसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, और जो कार्य होते हैं वो ये होते हैं कि दोस्तों जब मल्टीपल कार्यों को किया जाता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, मैं अभी आपको बता रहा हूं, वीडियो पे बने रहे। तो दोस्तों जो आपका थ्रूपुट होता है वो इकाई समय में सीपीयू के द्वारा जितनी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है वो उसका थ्रूपुट होता है। मतलब अगर किसी प्रोसेसर का थ्रूपुट ज्यादा है, मतलब वो कम समय में ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पा रहा है, तो थ्रूपुट जितना ज्यादा होगा आपके प्रोसेसर की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। इसके बाद में रिस्पांस टाइम क्या होता है दोस्तों, जब प्रोसेसर पर मल्टीपल कार्य किए जाते हैं, मतलब मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टीटास्किंग की जाती है, तो मल्टीटास्किंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो एक प्रोसेस कंप्लीट होने, एक प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस के बीच प्रोसेसर को स्विच किया जाता है, और फर्स्ट प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट करके दूसरी प्रोसेस को अगर सीपीयू अलॉट कर दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि रिस्पांस टाइम कम से कम होगा, तो आपका जो है सीपीयू की गति, सीपीयू की क्षमता ज्यादा होगी। रिस्पांस टाइम अगर जितना ज्यादा होगा तो दूसरी प्रोसेस को प्रोसेसर अलॉट करने में अधिक समय लगेगा, जिससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर की प्रोसेसर की क्षमता घट जाएगी। इसीलिए रिस्पांस टाइम जितना कम होगा प्रोसेसर की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों टर्न अराउंड टाइम की। तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि सीपीयू में जब मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है और एक सिंगल प्रोसेस जितने जल्दी कंप्लीट होगी, नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू उतने जल्दी अलॉट किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों टर्न अराउंड टाइम जो है जितना कम होगा उतना ज्यादा फायदा आपके सीपीयू को मिलेगा, नेक्स्ट प्रोसेस जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होगी। इस तरह आपके प्रोसेसर की क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आपको मेरा वीडियो, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस पर अपनी राय हमें जरूर दें, अपने सुझाव हमें जरूर दें। मैं प्रवीण कुमार बागड़े आपके साथ ये वीडियो साझा किया। आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहें। आपका धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।